हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, और ये किसके हैं आपके पार्ट बी में। ठीक है, जो अब बच्चे जूलॉजी बॉटनी कर रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत आपका, वैसे तो पार्ट ए में थोड़ा बहुत आपका एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर है, ज़्यादा नहीं है। जो बच्चे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री चूज करेंगे उसके लिए पार्ट सी होगा। हम पार्ट बी कवर कर रहे हैं और पार्ट बी में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट थर्ड कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ए में भी हमने कुछ कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यूनिट पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पार्ट ए में जो भी चीज़ बची है उसको बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूनिट थर्ड कंप्लीट होते वक्त मैंने कहा था कि आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो वो इस प्रकार हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, अर्नस्ट मायर द्वारा प्रतिपादित जैविक प्रजाति अवधारणा बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द कोर बेसलाइन क्राइटेरिया ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट प्रपोज बाय अर्नस्ट मायर? क्या है फिर? रूपात्मक समानता, जननात्मक पृथक्करण, भौगोलिक क्षेत्र की समानता या आनुवंशिक कूट की समानता, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, शेयर्ड जियोग्राफिकल नीचे या आइडेंटिकल जेनेटिक कोड्स। क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जननात्मक पृथक्करण, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, जननात्मक पृथक्करण, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जैविक प्रजाति अवधारणा के अनुसार एक प्रजाति के सदस्य आपस में प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं, परंतु अन्य प्रजातियों के समूहों से जननात्मक रूप से पूरी तरह से पृथक, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की देखते हैं। बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी या अचानक आए गुणसूत्रीय परिवर्तनों के कारण एक ही भौगोलिक क्षेत्र में बिना किसी भौतिक बाधा के नई प्रजाति का बनना क्या कहलाता है? स्पेशिएशन अकरिंग विद इन अ शेयर्ड जियोग्राफिकल रेंज विदाउट एनी फिजिकल बैरियर ड्रिवन मेजरली बाई पॉलीप्लॉइडी इज टर्म्ड भिन्न स्थानिक प्रजाति निर्माण, समस्थानिक प्रजाति निर्माण, क्रमिक प्रजाति निर्माण या फिर उपजाति निर्माण। क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक प्रजाति निर्माण। ठीक है, समस्थानिक प्रजाति निर्माण बिना भौगोलिक अलगाव के एक ही स्थान पर रहते हुए नई प्रजाति का बनना समस्थानिक सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन कहलाता है। यह पादपों में क्रोमोसोम डबलिंग पॉलीप्लॉइडी से अचानक होता है। बाधा से अलग होना एलोपैट्रिक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। कैरोलस लीनियस द्वारा प्रतिपादित द्विपद नामकरण प्रणाली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी सजीव के वैज्ञानिक नाम का प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः किसे प्रदर्शित करता है? इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ लीनियस द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली किसको? जाति और वंश को, कुल और गण को, वंश और जाति को या गण और कुल को? किसको करता है फिर? इजी प्रश्न है, तो ये करता है आपका वंश और जाति को, यानी जीनस एंड स्पीसीज को। ऑप्शन नंबर सी। वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द उसके वंश जीनस को प्रदर्शित करता है जो हमेशा बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तथा दूसरा शब्द उसकी जाति स्पीसीज को दिखाता है जो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। आर.एच. विटेकर 1969 की पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली में काइटिन से बनी कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय अवशोषण परपोषी जीवों को किस जगत में रखा गया? इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम मल्टी सेल्यूलर सेप्रोट्रॉप्स पोजेसिंग सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ काइटिन्स आर प्लेस्ड अंडर मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या प्लांटी। किस में रखा गया फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक यानी फंगी में। ठीक है, विटेकर ने कवकों को उनके विशिष्ट लक्षणों जैसे काइटिन युक्त कोशिका भित्ति और अवशोषण द्वारा विषमपोषी सेप्रोट्रॉफिक पोषण के कारण जगत कवक किंगडम फंगी में पृथक स्थान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है। तंबाकू के मोजेक विषाणु टीएमवी की खोज करने वाले और विषाणुओं को कॉन्टेजियम विवन फ्लूइडम नाम देने वाले वैज्ञानिक क्रमशः कौन है? द साइंटिस्ट who discovered the tobacco mosaic virus and the one who termed viruses as contagium vivum fluidum are respectively
स्टैनली और इवेनस्की और बेजरनिक, पास्चर और स्टैनली, या बेजरनिक और डी डुवे? कौन था फिर? ये तो हमने पढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर आपका इवेनस्की और बेजरनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इवानोस्की ने 1892 में टीएमवी विषाणु की खोज की थी तथा बेजरनिक ने इसे कॉन्टेजियम विवन फ्लूइडम जीवित संक्रामक तरल का नाम दिया था। स्टैनली ने सर्वप्रथम विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टी.ओ. डाइनर 1971 द्वारा खोजे गए विरोइड्स सामान्य विषाणुओं से किस प्रकार भिन्न होते हैं? डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर 1971, हाउ डू विरोइड्स स्ट्रक्चरली डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड वायरसेस? किससे होते, क्या होता है फिर? इनमें केवल डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं। इनमें केवल आरएनए होता है, प्रोटीन आवरण का पूर्ण अभाव होता है। इनमें केवल संक्रामक प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। ये विषाणुओं से आकार में बड़े होते हैं। कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनमें केवल आरएनए होता है, प्रोटीन का आवरण का पूर्ण अभाव होता है। ठीक है, विरोइड केवल मुक्त कम आणविक भार वाले नग्न एकल सूत्री आरएनए नेकेड आरएनए के कण हैं। इनमें विषाणुओं के तरह चारों ओर प्रोटीन का आवरण कैप्सिड नहीं पाया जाता। ये पौधों में रोग पैदा करते हैं। ठीक है, अगला है फिर आपका प्रश्न संख्या 7, जीवाणुओं बैक्टीरिया में खोजी गई वह कौन सी विधि है जिसमें एक बैक्टीरियोफेज विषाणु आनुवंशिक मटेरियल डीएनए को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित करता है? द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर प्रोसेस इन बैक्टीरिया फैसिलिटेटेड एक्सीडेंटली बाय अ बैक्टीरियोफेज वायरस इज टर्म्ड संयुग्मन, रूपांतरण, प्राक्रमण या अनिषेक जनन? क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका प्राक्रमण, ट्रांसडक्शन। ठीक है, अगर आपने थ्योरी की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, प्राक्रमण ट्रांसडक्शन की खोज जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में की थी। इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस माध्यम बनता है, संयुग्मन में दो जीवाणु सीधे जुड़ते हैं और रूपांतरण में जीवाणु माध्यम से सीधे डीएनए सोखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फिर, लाइकेन जो है आपका पर्यावरण में किस विशिष्ट गैस के प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और उसके प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करते हैं? लाइकेन्स आर एक्सेप्शनली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कॉज बाय विच स्पेसिफिक गैसियस कंपोनेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? तो ये भी इजी प्रश्न है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। प्रदूषित या सल्फर युक्त क्षेत्रों में ये तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवक वर्ग ड्यूट्रोमाइकोटा को तकनीकी रूप से कवकों का अपूर्ण जगत फंगी इम्परफेक्टी क्यों कहा जाता है? वाई इज द फंगल क्लास ड्यूट्रोमाइकोटा टेक्निकली डिजाइनेटेड एज फंगी इम्परफेक्टी? क्यों कहा जाता है फिर? क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति में काइटिन नहीं होती, क्योंकि इनमें केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक अवस्था अज्ञात है, क्योंकि ये केवल मृतोपजीवी होते हैं, क्योंकि इनका कवक जाल अशाखित होता है। कौन सा राइट होगा फिर? तो इसका राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनमें केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक अवस्था इनकी अज्ञात होती है। ठीक है, ड्यूट्रोमाइकोटा वर्ग के कवकों में केवल लैंगिक जनन सेक्सुअल स्टेज अनुपस्थित या अज्ञात होता है। जब किसी कवक की लैंगिक अवस्था खोज ली जाती है तो उसे उसके उचित वर्ग जैसे एस्को या बेसिडियो में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप रोगों के संदर्भ में आलू का अगेती अंगमारी रोग अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस कवक प्रजाति के कारण होता है? In phytopathology, the early blight of potato is clinically induced by which fungal pathogen? Albigo candida, Alternaria solanae, Puccinia graminis या Rhizopus stolonifer? कौन सा होगा फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है, अल्टरनेरिया सोलानी आलू का अगेती अंगमारी रोग उत्पन्न करता है। इसके कॉनिडिया ड्रमस्टिक मुरली के आकार के होते हैं, जिनमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के पट म्यूरिफॉर्म सेप्टा पाए जाते हैं। आलू का पछेती अंगमारी लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा से होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न, पक्सिनिया ग्रैमिनीस एक भिन्न पोषी हेट्रोसियस कवक है, इसका प्राथमिक और द्वितीयक वैकल्पिक पोषक क्रमशः कौन सा है? पक्सिनिया ग्रैमिनीस इज अ हेट्रोसियस रस्ट फंगस, इट्स प्राइमरी एंड अल्टरनेट होस्ट आर बारबेरी और गेहूं, गेहूं और बारबेरी, राई और सरसों, या गेहूं और मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और बारबेरी। ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनीस गेहूं पर काला किट रोग पैदा करता है। ठीक है, इसे अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 जीवित पौधों की आवश्यकता होती है। गेहूं इसका प्राथमिक होस्ट है और बारबेरी इसका वैकल्पिक या द्वितीयक होस्ट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक नील हरित शैवाल नॉस्टॉक के फिलामेंट में पाई जाने वाली वह कौन सी विशेष कोशिका है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य केंद्र है? विच स्पेशलाइज्ड सेल विद इन द ट्राइकोम ऑफ प्रोकैरियोटिक नॉस्टॉक एक्ट एज द एक्सक्लूसिवली साइड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? कॉनिडिया, हेट्रोसिस्ट, एकाइनिट, या फिर कैप सेल? कौन सा है फिर? तो इसका राइट आंसर है आपका हेट्रोसिस्ट। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबिना के फिलामेंट में बीच बीच में मोटी भित्ति वाली रंगहीन कोशिकाएं पाई जाती है, इन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इनमें नाइट्रोनेस एंजाइम सुरक्षित रहता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप जगत में किस शैवाल वर्ग एल्गल ग्रुप के सदस्यों में संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है? मेंबर ऑफ विच एल्गल ग्रुप सेलेक्टिवली यूटिलाइज फ्लोरिडियन स्टार्च एज दियर प्राइमरी मेटाबॉलिक एनर्जी रिजर्व? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, या फिर साइनोफाइसी? ये भी हमने पढ़े थे, बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, रोडोफाइसी, लाल शैवाल। ठीक है, लाल शैवाल रोडोफाइसी में संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलती है। हरी शैवाल में सामान्य स्टार्च और भूरी शैवाल में लैमिनेरिन मैनिटॉल संचित होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका शैवाल वंशकारा के संदर्भ में इसके बहुकोशिकीय नर तथा मादा जननांगों को क्रमशः क्या कहा जाता है और इनकी स्थिति कैसी होती है? In the green alga cara, the multicellular male and female sex organ are structurally designated as एंथ्रेडियम और उगोनियम, ग्लोब्यूल नीचे तथा न्यूक्लियोल ऊपर, न्यूक्लियोल नीचे तथा ग्लोब्यूल ऊपर, सोरस और प्रोथैलस। तो क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? तो ग्लोब्यूल नीचे और न्यूक्लियोल ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कारा के जननांग जटिल बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त होते हैं। गोलाकार नर जननांग को ग्लोब्यूल कहते हैं जो नीचे स्थित होता है। अंडाकार मादा जननांग को न्यूक्लियोल कहते हैं जो नोड पर ग्लोब्यूल के ठीक ऊपर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा संघ के किस पौधे को इसकी अत्यधिक जल अवशोषण क्षमता के कारण पौधों को ले जाने और पीड कोयला बनाने में उपयोग किया जाता है? Which bryophyte genus is commercially harvested as peat moss and used for packing live plants due to its water holding capacity? Rixia, Markensia, Sphagnum या Funaria? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्फैग्नम। ठीक है, स्फैग्नम को पीड मॉस या बॉग मॉस कहा जाता है। यह अपने शुष्क वजन से 20 गुना अधिक पानी सोख सकता है। मृत होने पर यह जमा होकर पीड कोयला बनाता है जिसका उपयोग ईंधन और बागवानी में नमी बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, अगला है, ब्रायोफाइटा में वह कौन सी प्रजाति है जिसका बीजाणुभिद सैप्रोफाइट सबसे सरल होता है जिसमें फूट और सीटा अनुपस्थित होते हैं? विच ब्रायोफाइट जीनस डिस्प्लेज द सिंपलेस्ट इवोल्यूशनरी स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अ स्पोर बियरिंग कैप्सूल? फ्यूनेरिया, एंथोसेरोस, रिक्शिया या फिर मार्केंशिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिक्शिया। ठीक है, रिक्शिया का बीजाणुभिद पादप जगत में सबसे सरल है। इसमें पैर, फुट और डंठल सेटा नहीं होते। ये केवल एक साधारण कैप्सूल की तरह होती है जिसके भीतर बीजाणु भरे होते हैं और यह पूरी तरह युग्मकोद्भिद थैलस के अंदर धंसा होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मार्केंशिया के कैप्सूल में बीजाणुओं के साथ पाई जाने वाली नमीग्राही हाइग्रोस्कोपिक कुंडलित संरचनाएं क्या कहलाती है, जो बीजाणु प्रकीर्णन में मदद करती है? द स्पेशलाइज्ड हाइग्रोस्कोपिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स फाउंड अलोंगसाइड स्पोर्स विद इन द कैप्सूल ऑफ मार्केंशिया आर कॉल्ड स्यूडो इलेटर, इलेटर, कॉल्यूमेला या पेरिस्टोम दंत। क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेटर। ठीक है। मार्केंशिया के कैप्सूल में बीजाणुओं के साथ लंबी सर्पिलाकार पट्टियों वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें इलेटर कहते हैं। ये हवा की नमी बदलने पर तेजी से मुड़ती और खुलती है, जिससे बीजाणु बाहर बिखर जाते हैं। एंथोसैरोस में स्यूडो इलेटर होता है। ठीक है, तो एंथोसैरोस में स्यूडो इलेटर होता है और मार्केंशिया में इलेटर होता है। अगला प्रश्न, वास्तविक मॉस फ्यूनेरिया के कैप्सूल के मुख पर पाए जाने वाले पेरिस्टोम दंत, पेरिस्टोम टीथ की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ कॉन्फिगरेट अराउंड द कैप्सूल माउथ ऑफ द ट्रू मॉस फ्यूनेरिया? कितनी होती है फिर? 16, 32, 64 या 18? तो इसमें होती है 32, दो कतारों में 16 + 16। ठीक है। फ्यूनेरिया के कैप्सूल में मुहाने पर शुष्क मौसम में बीजाणु प्रकीर्णन को नियंत्रित करने के लिए दांतों जैसी संरचना होती है, जिसे पेरिस्टोम कहते हैं। इनकी कुल संख्या 32 होती है, जो 16 की दो कतारों आंतरिक व बाहरी में व्यवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा पादप संघ के सदस्यों को तकनीकी रूप से किस नाम से संबोधित किया जाता है? टेक्निकली द मेंबर्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्लांट डिवीजन आर रेफर्ड टू एज गैर संवहनी क्रिप्टोगेम्स, संवहनी क्रिप्टोगेम्स, नग्नबीजी पादप या थैलोफाइटा। नॉन वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, जिम्नोस्पर्म या थैलोफाइटा। क्या कहा जाता है फिर? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संवहनी क्रिप्टोगेम्स, वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ठीक है। क्रिप्टोगेम्स का अर्थ है अपुष्पी पौधे, बिना फूल वाले। चूंकि टेरिडोफाइट्स पृथ्वी पर उगने वाले पहले ऐसे अपुष्पीय पौधे थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक विकसित हुए, इसलिए इन्हें संवहनी क्रिप्टोगेम्स, वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स में रंभ विकास, स्टीलर इवोल्यूशन के अनुसार वह कौन सा सबसे आदिम और सरल रंभ है जिसमें केंद्र में ठोस जाइलम होता है और मज्जा पीत का पूर्ण अभाव होता है? अकॉर्डिंग टू स्टीलर इवोल्यूशन, द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील कैरेक्टराइज्ड बाय अ सॉलिड जाइलम कोर इंटायरली डिवॉइड ऑफ पीथ इज साइफनोस्टील, प्रोटोस्टील, डिक्टोस्टील या सोलेनोस्टील। क्या होगा फिर? इसका राइट आंसर है प्रोटोस्टील। ठीक है। प्रोटोस्टील सबसे प्रारंभिक और सरल रंभ तंत्र है। इसमें केंद्र में ठोस जाइलम होता है और चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। इसके केंद्र में मज्जा पीत अनुपस्थित होती है, जैसे रियनिया में केंद्र में मज्जा आने पर यह साइफनोस्टील बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट्स का जोड़ा विषम बीजाणुकता, हेट्रोस्पोरी, दो अलग आकारों के बीजाणु बनाना प्रदर्शित करता है? Which of the following pairs of pteridophytes distinctly exhibits heterospory production of microspores and megaspores? Equisetum और टेरिस, सेलाजिनेला और मार्सिलिया, लाइकोपोडियम और ट्राइऑप्टेरिस या राइनिया और एडिएंटम। क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका सेलाजिनेला और मार्सिलिया। ठीक है। अधिकांश फर्म सम बीजाणुक एक जैसे बीजाणु वाले होते हैं, परंतु सेलेजिनेला और मार्सियला अपवाद स्वरूप विषम बीजाणुक हेट्रोस्पोरस होते हैं। इनमें छोटे लघु बीजाणु नर और बड़े गुरु बीजाणु मादा बनते हैं। यह घटना बीज निर्माण की शुरुआत का आधार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस टेरिडोफाइट पौधे को इसकी अत्यधिक शुष्क सहनशीलता और पानी मिलने पर पुनः हरा हो जाने के गुण के कारण संजीवनी बूटी, रिसरेक्शन प्लांट्स कहा जाता है? विच टेरिडोफाइट इज पॉपुलरली डिजाइनेटेड एज द रिसरेक्शन प्लांट्स ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम डिसेक्शन टॉलरेंस? बताइए फिर क्या है? इक्विसेटम डिबायल, सेलेजिनेला लेपिडोफिला, टेरिस क्रिटिका, मार्शियला क्वाड्रिफोलिया।
क्या होगा फिर राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलेजिनेला लेपिडोफिला। ठीक है, सेलेजिनेला लेपिडोफिला मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगता है। अत्यधिक सूखे के समय यह अपनी पत्तियों को समेटकर एक भूरी सूखी गेंद जैसा बन जाता है, परंतु वर्षा होने पर यह पानी मिलने पर यह मात्र कुछ घंटों में दोबारा खुलकर बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, इसलिए इसे संजीवनी पादप कहते हैं। अगला प्रश्न है, इक्विसेटम हॉर्सटेल के तने की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में किस रासायनिक पदार्थ का प्रचुर जमाव पाया जाता है जिसके कारण इसका तना खुरदुरा महसूस होता है? ठीक है, द एब्रेसिव एपिडर्मिस ऑफ इक्विसेटम हॉर्सटेल स्टेम्स फील्स रफ ड्यू टू हैवी इनक्रस्टेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, लिग्निन या पेक्टिन। तो ये भी हमने पढ़ा था, क्या होता है फिर? तो इसमें पाया जाता है आपका सिलिका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इक्विसेटम के तने की सतह पर सिलिका का अत्यधिक जमाव होता है। पुराने समय में इसका उपयोग बर्तनों और धातुओं को रगड़कर साफ करने के लिए स्काउरिंग रस के रूप में किया जाता था। जंगलों में हवा से इसके तने आपस में रगड़ खाने पर सिलिका के कारण चिंगारी पैदा होती है जिससे दावानल आग लग जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइकस की जड़ों के संदर्भ में इसके कोरेलॉइड रूट्स के मध्य वल्कुट कॉर्टेक्स में कौन सा नील हरित शैवाल सहजीवी के रूप में निवास करता है? विच सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया रिसाइड्स विद इन द स्पेशलाइज्ड मिडिल कॉर्टेक्स जोन ऑफ साइकस? कोरेलॉइड रूट्स, नॉस्टॉक और एनाबिना, राइजोबियम, स्पायरोगाइरा या ऑसिलेटोरिया। क्या होगा फिर राइट आंसर? तो एनाबिना और नॉस्टॉक। ठीक है, साइकस की कोरेलॉइड जड़ें भूमि से ऊपर आकर हरी और शाखित हो जाती हैं। इनके कॉर्टेक्स में एक स्पष्ट शैवाल क्षेत्र एल्गल जोन पाया जाता है जिसमें एनाबिना, साइकेडिया या नॉस्टॉक सहजीवी के रूप में रहकर पौधे के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है आपका, वसंत ऋतु में चीड़ या पाइनस के जंगलों में हवा में उड़ते हुए पीले परागकणों के कारण होने वाली घटना को किस नाम से जाना जाता है? द स्प्रिंग फेनोमेनन वियर मैसिव क्लाउड्स ऑफ येलो पाइनस पॉलन ग्रेन्स ब्लैंकेट द एयर इज नोन एज पीली आंधी, येलो स्टॉर्म, सल्फर वर्षा, सावर ऑफ सल्फर, रेजिन प्रपात, रेजिन सावर या एसिड रेन। तो इसको कहते हैं आप सल्फर वर्षा। ठीक है, पाइनस के परागकण हवा द्वारा परागित एनिमोफिलस होते हैं और इनके पास 2 पंख विंग्स पाए जाते हैं। वसंत ऋतु में जब ये परागकण लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ हवा में मुक्त होते हैं तो पूरा जंगल पीले रंग के बादलों से घिर जाता है। इस दृश्य को सल्फर की वर्षा, सावर ऑफ सल्फर कहा जाता है। ठीक है, सार ऑफ सल्फर भी कह सकते हैं, आपके ऊपर है वो सब। ठीक है, तो बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।